कैसे हो आप सब। हम लोग ने पिछली क्लास में कहाँ तक की कहानी कंप्लीट की थी। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स को कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कीन्स। ठीक, हम लोगों ने एल्केन्स को प्रॉपरली कंप्लीट किया था बच्चों। आई होप आपको याद भी होगा। मैंने कहा था अब एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? एल्कीन्स के बारे में। मैं कौन? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन्स। हम लोगों ने एल्केन को कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने एल्केन के बारे में प्यारे बच्चों सारी बातें कंप्लीट कर ली। आज हमें किसको लेके बात करनी है? एल्कीन को लेके बात करनी है। बोले तो एल्कीन बोले तो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बातें कर लेता हूं मैं आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखिए जो एल्कीन्स होते हैं वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। और जैसे हम एल्केन्स को लैटिन में बोलते थे पैराफिन्स, वैसे एल्कीन्स को लैटिन में क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। एक्चुअली फैटी एसिड्स से ऑब्टेन्ड होते थे इसलिए इनको बोल देते थे ओलिफिन्स। ठीक है, लैटिन का मतलब था ओलिफिन्स। अब चूंकि आपको भी पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो कैसा हाइब्रिडाइज होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा हाइब्रिडाइज होता है प्यारे बच्चों? sp2। और sp2 कोई हाइब्रिडाइज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, फिर से एल्कीन। अच्छा ठीक है सर, ये अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, जनरल फॉर्मूला CnH2n है, फर्स्ट मेंबर C2H4 है। आप इस फॉर्मूले में रख के देख लो ना। देखो सबसे छोटा एल्कीन जो होता है वो 2 कार्बन का। क्यों? क्योंकि आपने बोला ना डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है बिटवीन कार्बन। तो सबसे कम भी अगर कार्बन हुआ तो 2 तो होगा ही ना, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एटम। तो सबसे छोटा एल्कीन्स होता है फ्रॉम 2 कार्बन एटम। और अगर इसमें n की वैल्यू 2 रख दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4। दैट मींस IUPAC नेम इथीन और कॉमन नेम इथाइलिन। IUPAC नेम क्या है? इथीन और कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन। ठीक, उसके बाद आपको होमोलॉगस सीरीज पढ़े बैठे हो, कोई भी कौन सा भी मेंबर हो इसके बाद वाले आप धनाधन बना सकते हो। ठीक, हेलो। तो दिमाग में एक इमेज बना लो। वैसे भी हम हाइड्रोकार्बन में हैं, इसका मतलब हम लोगों ने इसके पहले की ऑर्गेनिक सारी पढ़ी हुई है। मतलब हम बहुत कुछ ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला ये वो सब बातें आपको पता है। मैं चूंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन्स की, तो मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई यहां से भी देखे तो उसको एक आइडिया तो लगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अगर वो अभी भी क्लास ज्वाइन करे तो उसको आइडिया लग जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एल्कीन्स के बारे में। ये है उनके जनरल इंट्रोडक्शन। प्यारे बच्चों ये क्या है? एल्कीन्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं C2H4 तो ऐसे आप नोटिस करोगे, ऐसे बनाना दिखता है आपको। ये है C2H4। ठीक, ये है इथीन, डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, सिंपल। तो वैसे तो मैं जब आपको एल्कीन की प्रिपरेशन सिखाऊंगा तो मैं कोई भी एल्कीन बनाना सिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस में आपको क्या रखना है कि सर हम C2H4 बनाना तो एटलीस्ट जरूर सीखें। वैसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में सीखेंगे तो कोई सा भी बनेगा उस मेथड से, है ना। लेकिन हमें C2H4 की प्रैक्टिस जरूर करते रहनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल अगर आता है एल्कीन से तो इथीन के बारे में ही अराउंड पूछ रहा आपसे। तो हमें उसके बारे में ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद की बात है रिप्रेजेंटेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे हम एल्कीन को रिप्रेजेंट करें, है ना। कंडेंस है, बॉन्ड लाइन रोटेशन फॉर्मूले में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, ये सब हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन लोग ने पढ़ा है, तो बार बार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पे हमने सब कुछ सीख लिया था किसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वही बात यहाँ करने की जरूरत भी नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो बॉन्ड एंगल कितना है? यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों? आप सबको याद होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो सीधे हम कहाँ आ रहे हैं? इनके प्रिपरेशन के ऊपर। उसके पहले एक छोटा सा आपको इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता देता हूँ कि जो आपका टोमेटो होता है उसका जो ब्राइट रेड कलर होता है ना टोमेटो का, वो किस वजह से होता है? उसमें एक एल्कीन प्रेजेंट होता है। देखिए लॉन्ग चेन्स एल्कीन प्रेजेंट है ना। नंबर ऑफ कार्बन हायर एल्कीन्स प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है? लाइकोपीन। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों?
लाइकोपीन। तो जो ब्राइट रेड कलर होता है टोमेटो का वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लाइकोपीन की वजह से। और लाइकोपीन क्या है? मतलब आपको ऐसे इन्फॉर्म करने के लिए बात हुई कि लाइकोपीन क्या है? ये एक एल्कीन्स है, हाई नंबर ऑफ कार्बन एल्कीन्स है, मल्टीपल बॉन्डेड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स, है ना? मतलब ये हायर एल्कीन्स है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन के लिए था आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम सीधे आएंगे कहाँ पे? प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं कि एल्कीन्स बनेगा कैसे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब ध्यान से सुनिए, आपको चीजें मैंने हर बार आपको एल्केन्स में भी कहा कि आपको हेडिंग्स से पूरा रिएक्शन लिखना सिखाया मैंने, कि हेडिंग्स से आप पूरा रिएक्शन कैसे लिखो। वैसे अभी भी सारा खेल हेडिंग्स से लिखना सीखना है हमें। हेडिंग क्या है? पहला कह रहा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब आइए मतलब करते हैं। कह रहा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब हमें डिस्टर्ब करना है, डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? हाइड्रो, ओहो, मतलब आपके रिएक्टेंट में से वाटर डिलीट होगा। डिलीट होगा मतलब माइनस होगा और प्रोडक्ट साइड में जाएगा। और हेलोजिनेशन, सर यहां से जो भी आपके रिएक्टेंट में हेलोजन होगा ना, वो भी माइनस होगा। ठीक, वो भी एक्स निकलेगा। किसके साथ निकलेगा मैं बताने वाला हूं। और रिएक्टेंट क्या होगा वो भी लिखा है, देखो, एल्काइल हैलाइड। तो एक बेसिक फंडा दे रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो, सबस्ट्रेट क्लियर है, सबस्ट्रेट क्या है? एल्काइल हैलाइड, आर एक्स। ठीक, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ा, सोडा लाइम के प्रेजेंस में होता था। हाइड्रोजनेशन निकल प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में होता था। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता था। ये आपने पढ़ा ना। ऑक्सीडेशन KMnO4 K2CR2O7 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता था। तो प्यारे बच्चों, वैसे ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होगा? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। ध्यान रखें, ये बहुत बार काम आने वाला है। अल्कोहलिक KOH, एक्वस नहीं। एक्वस डीहाइड्रोजिनेशन करता है, वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं करता। आगे मिलेगा आपको। फिलहाल ध्यान रख लीजिए कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में होगा? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा। ठीक, और क्या बनेगा सोच के देखो। एक तो सर हम जो बनाने जा रहे हैं वो तो बनेगा ही ना, एल्कीन तो बनेगा। तो मैं लिख देता हूं एल्कीन। साथ में और क्या बनेगा ये खुद हेडिंग बता रहे हैं। डी मतलब डिलीट, हाइड्रो मतलब वाटर निकलेगा इस साइड, प्लस हैलोजिनेशन भी, हैलोजन भी निकल रहा है। तो ये एक्स, अब देखो तो मौका दिख रहा होगा के, मेटल दिख गया ना, तो ये अपना सॉल्ट ही बनाते हैं मेटल, आपको भी पता है। तो ये एक्स जो निकल रहा था वो के साथ निकल जाएगा, के एक्स। हो गया प्यारे बच्चों रिएक्शन, हो गया। दुनिया में कोई एल्कीन बना सकते हो, नोटिस करो। एल्कीन के अलावा जो भी कुछ निकल रहा है क्या उसमें कोई कार्बन है? नहीं। इसका मतलब आप जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे उतने ही कार्बन का एल्कीन बनेगा। मतलब इस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? कांस्टेंट। इस रिएक्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, देख लो ना साफ साफ। और तुम्हें रिएक्शन रटना भी नहीं है ना। पहले एल्काइल हैलाइड है सर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, आपने बता दिया। बना एल्कीन ही रहे थे तो वो तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा ये खुद बता रहा है। डी मतलब डिलीट, क्या होगा? हाइड्रो मतलब वाटर, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन अपना सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि मेटल था के, कटाक्ष से उसने KX बना लिया। फंडा क्लियर? अब तुम्हें 2 कार्बन का बनाना हो, 3 कार्बन का बनाना हो, 4 कार्बन का बनाना हो, 5 कार्बन का बनाना हो, आपको पता है हमें उसी हिसाब से एल्काइल हैलाइड भी लेना है, उतने ही कार्बन का। सिंपल से खेल है भाई। आपका आपने नोटिस किया ना, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट है, तो फिर तो समस्या ही खत्म। जैसे मान लो मुझे बनाना है C2H4, C2H4, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी आसान सा फंडा है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये C2H4 सर हमें बनाना है सर। क्लियर है, H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। सर के एक्स में, चलो एक्स हम Cl ले लेते हैं, KCl सर हमने लिख दिया। ठीक, फिर से एरो बना रहा है। एरो के पहले सर अल्कोहलिक KOH में तो कोई चेंज होना नहीं, KOH तो KOH ही रहेगा, अल्कोहलिक KOH ही रहेगा। प्लस एक्स तो सर हमने क्लियर ही कर लिया, Cl ले रहे हैं। अब आर क्या ले सर? तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट। अगर तुम्हें 2 कार्बन का एल्कीन बनाना है तो यहाँ पे जो आर है मतलब एल्काइल ग्रुप है, वो 2 कार्बन का लेना पड़ेगा। और 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप मतलब C2H5। आप सभी जानते हो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। अरे एल्केन से एक कमी तो होता है एल्काइल, एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल दो, जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल। तो
यहाँ अगर 2 रख दो तो ये कितना आएगा 4 और प्लस 1 5, यही मैंने लिखा C2H5Cl प्लस KOH, बाकी रिएक्शन तुम्हारे सामने। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आज सोच के देखो कि आसान बन रहा है यार, है ना भाई। C2H5Cl, 2 कार्बन का ही लेना था हमें, बाकी सब चीजें तुम्हारे सामने थी। आप X की जगह Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक, पल्ले पड़ा, है ना, दिमाग में चला गया ना। अब चलो उसी को पीपीटी में देखो ध्यान से, समझो ध्यान से एकदम, साथ में नोट्स बनाते चलना प्यारे बच्चों। देखो हमने क्या लिया, ये एल्काइल हैलाइड लिया, है ना। बाकी यहाँ हो सकता है एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है H लगा हो, वो एडिटिव रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से मैंने क्या बोला, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और निकलेगा क्या, ये देखो डीहाइड्रो हेलोजनेशन में हाइड्रो और हेलो। तो आपने नोटिस किया, इस कार्बन का एक X हटा और इस कार्बन का एक H, तो दोनों की एक एक वैलेंसी कम हुई, तो इसको पूरा करने के लिए इनके बीच में इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से। और बाकी जो लगे थे वो एज इट इज लगे ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। वही तो सिंपल, है ना, बहुत सिंपल से रिएक्शन था। अब आप कुछ भी बना सकते हो प्यारे बच्चों, आप कुछ भी, जैसे मैंने तो बोला इथीन की प्रैक्टिस करने के लिए ना, आप कुछ भी कर लो। जैसे आपने बोला सर मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला चलो हेक्सीन बनाओ, हेक्सीन C6H12, भाई CnH2n। सर KX में X इस बार Br ले रहे हैं सर, KBr प्लस H2O। चलो फटफट लिखो, बाकी क्या चीजें चेंज होनी है। सर हीट रहेगा ही रहेगा। सर KOH एल्कोहलिक रहना है, हमें पता ही है। सर आर आर एक्स मतलब एल्काइल हैलाइड था, एक्स में तो आपने बी आर ले लिया है, तो आर क्या लें, सर आर हमें लेना है 6 कार्बन का, तो CnH2n प्लस 1 कितना लें, C6H13। अगर ये 6 है तो वो डबल हुआ 12, उससे एक ज्यादा 13, तो C6H13 Br प्लस एल्कोहलिक KOH गिव C6H12 प्लस KBr प्लस H2O। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा फंडा आपके दिमाग में आ गया होगा प्रॉपर्ली। मतलब आप कुछ भी, कोई सा भी एल्कीन बना सकते हो, टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारे फ्रेम में C2H4 जरूर होना चाहिए कि वो कैसे बना था, उसमें हमने क्या लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, समझ में आया। अच्छा, देखो कुछ और एग्जांपल्स देखो, इन्होंने इथीन बनाया है, एथीन भी बनाया है आपके लिए, प्रोपीन भी बनाया है, आप खुद से सोच के देखो, सब सही है भाई। यहाँ Cl है तो यहाँ Cl ले लिया गया है, 2 कार्बन का, देखो 2 कार्बन का एल्कीन बना है तो 2 कार्बन का एल्काइल लिया हुआ है, देखो C2H5, है ना। 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का एल्कीन बना है तो 3 कार्बन का एल्काइल लिया हुआ है, देखो C3H7। देख लो आप, सिंपल है ना, सिंपल, आप समझ गए, प्रैक्टिस हो गई आपकी। तो ये पहला मेथड था क्या, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है। ठीक, और इसमें क्या क्या बनता है ये हेडिंग खुद बता रही है, बस हमें यही समझ लेना है, अपने आप पूरी हेडिंग से रिएक्शन लिखना सीख जाओगे। और अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया तब तो फिर बात ही खत्म ना, तो फिर तो दुनिया का कोई भी एल्कीन बना सकते हो तुम, अच्छे से समझते हो ये बात को। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये एल्कीन बनाने का फर्स्ट मेथड था, क्या नाम, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक, बढ़ू आगे, चलिए दूसरा जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर से इसका मतलब समझो, डी मतलब फिर से डिलीट, क्या, हाइड्रेशन मतलब H2O, क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों, H2O। डिहाइड्रेशन मतलब डिलीट हो रहा है H2O, और कहां से, रिएक्टेंट क्या लेना है, अल्कोहल। और अल्कोहल का सिंबल अगर मैं लिखूं तो आपको भी पता है ROH। ठीक, अब देखो ना, इसने इस लाइन ने आपको बहुत सारी बातें बता दी भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली इस लाइन ने आपको बहुत सारी बातें बता दी। कैसे बताई, सोच के देखो। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये तो क्लियर ही हो गया कि हमें रिएक्टेंट लेना है अल्कोहल, ROH। क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। तो सर जैसे डिहाइड्रोजनेशन में हमें जरूरत पड़ी थी किसी एजेंट की, तो सर हमको लग रहा है डिहाइड्रेशन में भी कुछ चाहिए होगा, अपने आप तो नहीं होगा। तो भैया डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में, यही वाटर इससे निकालता है। ठीक, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाने जा रहा है, वैसे सर एल्कीन बनाने जा रहा है। और क्या बनेगा, सर डी मतलब डिलीट हुआ है, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो एल्कीन के साथ वाटर बनेगा सर। हो गया ये सिंबॉलिक फॉर्म इक्वेशन, समझिए ना, हेडिंग से देखिए इक्वेशन लिख लिया ना।
फिर से सोचो, दिमाग लगाओ, एल्कीन के अलावा जो बना है क्या उसमें कार्बन है? नहीं। इसका मतलब जितने कार्बन का अल्कोहल लोगे उतने ही कार्बन का एल्कीन भी आपको मिलेगा। अगर आपको 2 कार्बन का एल्कीन बनाना है, 2 कार्बन का अल्कोहल लीजिए, 3 कार्बन का एल्कीन बनाना है, 3 कार्बन का अल्कोहल लीजिए, है ना? और यहाँ पे हम कुछ टेम्परेचर भी रखेंगे, हीट करेंगे, अपने आप रिएक्शन नहीं होने वाली। तो समझिए, देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा ये स्टैंड है, नीचे से हीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इथेनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देख रहे हैं कितने टेम्परेचर तक पहुंचा, फिर उसके बाद एल्कीन गैस बनेगा, यहाँ से निकल के आएगा, और वाटर में सॉल्युबल है, तो यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। तो बेसिक सा फंडा है। डायग्राम देख के आप समझ गए ना कि कौन क्या था कैसे था, आप समझ गए, बड़ी मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं अपना एल्कीन, इथीन, मीथीन, जो तुम्हें बनाना हो तुम बना सकते हो, टेंशन मत लो। तो कुछ कंडीशन पहले ध्यान से सुनो। कहता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्लियर है रिमूव क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, किससे, अल्कोहल से, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है डिहाइड्रेशन। हाँ, तो ये तो आपने समझा ही दिया सर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट है उनके प्रेजेंस में होगी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्क H2SO4, आप उसकी जगह एल्यूमिना भी ले सकते हो, Al2O3, या आप H3PO4 भी ले सकते हो। बस इनके साथ क्या ट्रीटमेंट है, टेम्परेचर का वेरिएशन है, ऐसा नहीं सब एक ही टेम्परेचर पे काम कर रहा है ना, ध्यान से समझिएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, Al2O3 और H3PO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये एल्यूमिना, ये फास्फोरिक एसिड। ठीक, देखो ये अल्कोहल हमने लिया, ROH, ठीक, ये H2SO4 के प्रेजेंस में या Al2O3, देखो टेम्परेचर में चेंज देख लो, H2SO4 लोअर टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ये हायर टेम्परेचर इसको चाहिए Al2O3 को, बन गया एल्कीन, निकल गया H2O, खत्म। इसमें बाकी तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है ना। आपको पूछ सकता है कि लोअर टेम्परेचर पे कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करें, तो लोअर टेम्परेचर का मतलब आप H2SO4 यूज करेंगे कॉन्क, और टेम्परेचर हाई है तो आप एल्यूमिना यूज कर लेना, ठीक। अरे 443 केल्विन मतलब 273 मतलब तो जीरो, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, उसी में जोड़ लो, 27 करोगे तो 300 हो जाएगा, 143 और 27, मतलब ये अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बता रहा है ना। और ये वाला ऑब्वियसली उससे ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है तुमको, 373 के 370 के करीब में ये टेम्परेचर है। तो लोअर टेम्परेचर पे H2SO4 यूज करते हैं, हायर टेम्परेचर पे एल्यूमिना का यूज करके हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करेंगे, और रिएक्शन लिखना बहुत आसान है, देख लो तुम्हारे सामने, जितने कार्बन का अल्कोहल लोगे उतने कार्बन का एल्कीन बना के H2O लिख देना, बात खत्म। और खुद से देखो ना, देखो एक सिंपल सा बच्चों वाला एग्जांपल ले लो, तुम ऐसे भी समझ जाओ। मैंने कहा C2H5OH है ना, इसका हमने डिहाइड्रेशन किया, इससे अच्छा सोच के देखो इसमें से कितना वाटर निकल सकता है, सर एक ही ऑक्सीजन है सर, तो H2O, एक H2O निकलेगा सर, इसमें से H2O निकाल लो, देखो क्या बचा, खुद सोचो। H2O मतलब एक H यहाँ से निकाल लो, एक H यहाँ से निकाल लो, और एक ये O निकाल लो, क्या बचा, C2H4। तो प्यारे बच्चों ये एल्कीन ही तो है, ये अल्कोहल ही तो है, मतलब आप अल्कोहल से सिंपल ऐसे समझ लो कि H2O निकालोगे तो एल्कीन ही बचेगा, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपने क्या किया, कॉन्क H2SO4 या Al2O3 या H3PO4 कुछ लिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये रिएक्शन परफॉर्म कर ली। तो जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, अल्कोहल से वाटर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एल्कीन। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एल्कीन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ना है शायद, पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए पहले कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे अगर मुझे इथीन बनाना हो, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का अल्कोहल लेंगे, 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, अरे ऐसे लिखा करो ना, इसमें कंफ्यूजन में मत आएगा, ROH, तो OH तो OH है, बचा R 2 कार्बन का, तो आपको पता है ये C2H5, ये वही लिखा है, बस ऐसा लिखा है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, है ना, दिखाने के लिए देखो ये OH है, ये ऐसे है ना, ठीक है। वैसे ही अगर तुम्हें बनाना है प्रोपीन, मतलब 3 कार्बन ना, तो 3 कार्बन का ले लो अल्कोहल, ROH में OH ले लिया, तो R 3 कार्बन का क्या होगा, C3H7, ये ले लिया। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है, स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, इसलिए तुमको लग रहा होगा क्या होता है, ये आसान फंडा है, स्ट्रक्चर तो तुमने भी सीखा है, बना लेना, कौन सी बड़ी बात है ना प्यारे बच्चों। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके भी एल्कीन बना सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप कौन से टेम्परेचर पे कौन सा क्या लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन लिखना आसान है, ये तो तुम्हारे दिमाग में आ गया,
सर ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, ये तो बहुत आसानी से आपने बता दिया, बस H2O निकालना है, जो बच गया वो लिख देना है, कौन सा बड़ा काम है, ये तो आसान है सर। अब समझो, ध्यान से समझना, यहाँ कुछ कंडीशन बताने वाला हूँ। आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। कहता है इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप है, देयर आर 3 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले कह रहा है कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन का मतलब समझते हो? मतलब अल्कोहल में प्रोटॉन फेंक के मार दिया गया। प्रोटॉन मतलब होता है H+, और ये H+ आएगा कहाँ से? अरे जो आपने एसिड लिया है, तो पहले एसिड तुम्हारा देखो H2SO4 टूट रहा है H+ और SO4- में, यही H+ फिर आपके प्रोटोनेशन कर दे रहा है अल्कोहल का। H+ है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये बन गया देखो CH3 CH2 OH तो था ही और H जुड़ गया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरे में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब क्या होगा? टूटेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझिए ध्यान से, यहां से ये वाला पूरा H2O बना के निकल लेगा, और तब जब इससे ऑक्सीजन निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा भाई। ऑक्सीजन तो वैसे भी आप समझ रहे हो, है ना, एक निकल रहा है तो वैलेंसी अपनी इनकी कम कर देगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गए, CH3 CH2 प्लस, और यहाँ से ये H2O भाई साहब निकल लिए। अब जो तीसरा स्टेप है वो कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। कह रहा है जो आपने पहले प्रोटोनेशन किया था ना वही हट जाएगा। CH3 CH2 प्लस है, बस यहाँ से एक H+ निकलेगा। CH3 CH2 प्लस में से H+ निकाल दो तो क्या बचेगा? जो पहले 5 हाइड्रोजन थे अब 4 बचेंगे, तो ये मिलके बना लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो आपका कैटलिस्ट वाला H+ था वो निकल गया फिर से अगली अगले रिएक्शन में प्रोसीड होने के लिए। तो प्यारे बच्चों डिहाइड्रेशन में समझो, पहले तो जो एसिड लिया था उसने H+ फेंक के मारा अल्कोहल पे, अल्कोहल हो गया प्रोटोनेटेड, फिर अल्कोहल अनस्टेबल हो गया तो वो टूटा वहां से, कार्बोकैटायन अलग वाटर अलग, तो उसकी देखो तुम्हारे एल्कीन और वाटर बनना था, पहले वाटर बन गया। अब जो तुम्हारा कार्बोकैटायन था उसमें से जो पहले H+ जुड़ा था वो H+ निकल गया तो आपका एल्कीन भी बन गया। तो 3 स्टेप में रिएक्शन हुई, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया, प्रोटॉन फेंक के मार दिया, फिर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, भाई जब प्रोटॉन फेंक के मारा तो वो अनस्टेबल हो गया, वहां से H2O निकल गया, जो बचा कुचा था वो कार्बोकैटायन, एंड फर्दर कार्बोकैटायन में से H निकल गया तो वो क्या बन गया? एल्कीन। ये है मैकेनिज्म, सिंपल सी है, बहुत टेंशन में मैकेनिज्म आते में टेंशन मत आया करो, बल्कि ये तो और क्लियर करता है रिएक्शन को और आपको समझने में रिएक्शन हेल्प करता है। पक्का? अब इस मेथड से भी आप कोई सा भी एल्कीन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आपने क्या पढ़ा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या पढ़ा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दोनों को प्रॉपरली आपने समझा, विद एग्जांपल्स आपने समझा, उम्मीद करता हूं अभी तक तो कहानी में ट्विस्ट नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिए, कुछ है नहीं। अगला कह रहा है डी बाय द डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब आपको लगा सर डाई हैलाइड भी समझ में आता है, मेरे कंपाउंड में 2 बार हैलोजन है, 2 टाइम्स हैलोजन प्रेजेंट है, लेकिन विसिनल का मतलब क्या होता है सर? समझाता हूँ। डाई हैलाइड प्यारे बच्चों 2 तरीके का, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। जेमिनल हैलाइड्स का मतलब क्या है? कहता है कि आपके हैलोजन जो हैं वो क्या है, एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन लगे हैं, डाई है 2 हैलोजन है, दोनों एक ही कार्बन से लगे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल। और अगर यही दोनों एडजेसेंट कार्बन से लगे हैं हैलोजन तो उनको हम क्या बोलते हैं? विसिनल। समझो समझो, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला डाई हैलाइड 2 तरीके का, जेमिनल और विसिनल, जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे समझो। मैंने कहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ Cl यहाँ Cl, देखो 2 बार Cl है, डाई हैलाइड है, बट ये एडजेसेंट कार्बन से लगे हैं तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। और अगर यही स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा CH3CH, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, तो बच्चा डाई हैलाइड तो ये भी है, लेकिन ये विसिनल नहीं है, ये कैसा है? जेमिनल डाई हैलाइड। कैसा है? जेमिनल डाई हैलाइड। मतलब विसिनल डाई हैलाइड बोले तो व्हेन द halogen attached with the adjacent carbon atom
तो हमने उसको बोला विसिनल। अटैच विद द सेम कार्बन एटम, बोथ हैलोजन अटैच विद द सेम कार्बन एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल। तो मैं कह रहा हूं हम विसिनल डाइहैलाइड जो है उसका फिर से क्या करने वाले हैं, डी मतलब डिलीट, हैलोजन मतलब हैलोजन, उसका हैलोजन निकालने वाले हैं, है ना। मतलब मैं कह रहा हूं इन वाले से इनका हैलोजन निकाल लेंगे। सोच के देखो, अगर मैं ये एक्स यहां से निकाल लूं तो इनकी एक एक वैलेंसी कम होगी, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा एल्कीन। सिंपल सा फंडा है। लेकिन ये अपने आप तो निकलेगा नहीं प्यारे बच्चों। आपने सोचो ना, डिहाइड्रेशन अपने आप नहीं हो रहा, डिहाइड्रोएलिनेशन अपने आप नहीं हो रहा, डी कार्बोक्सिलेशन अपने आप नहीं हो रहा, रिडक्शन अपने आप नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं हो रहा, तो डी हेलोजिनेशन कैसे अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें डी हेलोजिनेशन के लिए जरूरत पड़ेगी जिंक इन अल्कोहल की। किसकी, जिंक इन अल्कोहल। इस कुछ नहीं करेगा, ये जिंक जो है ये दोनों एक्स को निकाल के बना लेगा ZnX2। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब दोनों की एक एक वैलेंसी कम होगी तो इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन गया एल्कीन, सिंपल। और ये विसिनल है, देखो हेलोजन लगा है टू एडजेसेंट कार्बन से, एक ही कार्बन पे नहीं लेगा, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगा है, तो इसलिए ये विसिनल डाइहैलाइड था। और जिंक ने से रिएक्शन हुआ तो जिंक ने दोनों एक्स को ले लिया, ZnX2 बना लिया। भाई फॉर्मूला मेकिंग तो जानते ही हो। अब एक वैलेंसी इसकी कम हुई थी, एक वैलेंसी इसकी, तो इन्होंने इसको मेंटेन करने के लिए अपने बीच में क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। क्या बना लिया, डबल। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझ गए फटाक से, है ना। भाई भाई आपने कहा सर इस मेथड से कुछ बनाने का मन कर रहा है, मैंने कहा एकदम बनाओ, लो प्रोपीन बनाओ। हमने प्रोपीन बनाना था, सोच के देखो। अच्छा, क्योंकि सर इसमें भी कोई कार्बन का लॉस तो हुआ नहीं है, इस रिएक्शन में भी डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स में, तो जितने कार्बन का हमें एल्कीन बनाना पड़े है उतने ही कार्बन का हमें विसिनल डाइहैलाइड लेना पड़ेगा। तो देखो हमने 3 कार्बन का विसिनल डाइहैलाइड ले लिया। अरे सीसी लिख लो, 2 एडजेसेंट कार्बन से Cl टांग दो, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो, इतना का खबड़ा रहा है ना। फिर जिंक इन अल्कोहल के साथ है, जिंक ने किया कि दोनों Cl के साथ मिलकर बना लिया ZnCl2। और ये जो चेन थी इसमें इसकी एक वैलेंसी कम, इसकी एक वैलेंसी कम, देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, है ना। आपने कहा हमें बनाना साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, तो हमने क्या लिया, हमने लिया 1,2 एडजेसेंट डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ से ब्रोमीन निकाला, यहाँ से ब्रोमीन निकाला, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। वही खेल हो रहा है जो ऊपर हो रहा था, उतना ही सेम कार्बन का हमने लिया था विसिनल, ZnBr2 निकल गया, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या समझता है बाबा, ठीक है, आसान है। तीसरा मेथड भी आसान था। क्या, क्या आसान था, तीनों मेथड दिमाग में आ गया एल्कीन बनाने का। पहला क्या था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो किसके प्रेजेंस में हुआ, एल्कोहलिक के OH के प्रेजेंस में। दूसरा क्या था, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किसके प्रेजेंस में हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तीसरा क्या अभी पढ़ा आपने, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ये किसके प्रेजेंस में हुआ, जिंक, जो कि अल्कोहलिक था, जिंक इन अल्कोहल, ठीक, वो उसके प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 3 मेथड आपने बहुत प्रॉपरली पढ़े हैं, बहुत प्रैक्टिस के साथ पढ़े हैं। ठीक, फोर्थ देखिए, कह रहा है इंपॉर्टेंट है ये, कह रहा है बाय द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो एल्काइन है ये, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां मैं कुछ भी लगा देता हूँ, R R लगा देता हूँ, टेंशन समझो, है ना। R कुछ भी हो सकता है ये H ही हो सकता है ये और कोई कार्बन हो, तो ट्रिपल बॉन्ड तो मैंने बना दिया, एल्काइन है। प्यारे बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं, है ना, मतलब मैं हाइड्रोजन ऐड करूं किसके प्रेजेंस में, निकिल, प्लैटिनम और पैलिडियम के प्रेजेंस में, तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। और ये ट्रिपल बॉन्ड सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और बाकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी थ्रू द हाइड्रोजन। लेकिन ये कह रहा है, समझिए, ये कह रहा है भाई मेरे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मत करिए, क्योंकि कंप्लीट कर दोगे तब तो देखो एल्केन बन गया, इन्हें तो बनाना है एल्कीन। मतलब इनका मोटिव है कि बस ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाए, मतलब एक बॉन्ड बस कम हो और एक एक H लग के काम खत्म हो जाए। तो इसलिए इन्होंने इसको नाम क्या दिया, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कुछ ऐसा कि आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन करो, ये रिएक्टेंट यहां भी रहेंगे,
बस प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाए, सी डबल बॉन्ड सी, जो आर लगा था वो ऐसे लगे रहने देते हैं, एक एक एच ऐसे लग गया। ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा करने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने नाम क्या दिया, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो एक होगा लिंडलार कैटलिस्ट, और दूसरा यहीं पे हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे, नाम बर्च ने दिया और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए उन्होंने बोल दिया बर्च रिडक्शन। इन दोनों से ही हम एल्काइन की क्या कर सकते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, और हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन वाला कंपाउंड मिलेगा। अब हमें समझना है कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, बर्च रिडक्शन में क्या होगा, होगा दोनों में यही बनेगा, बस अंतर पता है क्या है, हो सकता है एक बार क्या होगा कि दोनों आर एक ही साइड होंगे, मतलब सिस एल्कीन बनेगा। आपने पढ़ लिया है, आपको पता है सिस और ट्रांस, आइसोमेरिज्म पढ़ा है आपने। एक बार क्या बनेगा, सिस एल्कीन। और अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी, ये आर यहाँ हो आर, यहाँ एच यहाँ एच, तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। तो बस यही कहानी है पूरी, कि लिंडलार कैटलिस्ट से क्या बनेगा, सिस, और बर्च से क्या बनेगा, ट्रांस। तो चलो देखते हैं। देखो रिएक्शन लिखना तो मैंने सिखा दिया, आसान है, रिएक्शन लिखना तो आसान ही है, आप समझ ही गए, पार्शियल करके प्रोडक्ट तो यही बनना है। बस ध्यान रखना है, लिंडलार होगा तो सिस, बर्च होगा तो ट्रांस, यही तुम्हें करना है बस। तो चलो देख लो फटाफट। देखो लिंडलार कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट होता है पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, मतलब देखो कई नाम से, पैलेडियम ऑन CaCO3, या पैलेडियम ऑन BaSO4 प्लस लेड एसीटेट प्लस क्विनोलिन। बट आप जब बुक में देखोगे तो आपको यही लिखा, ऐसे लिखा मिलता है, पैलेडाइज्ड BaSO4, मतलब मोस्टली वो इसी नाम से लिखा मिलता है। बट पैलेडाइज्ड CaCO3 भी हो सकता है, BaSO4 भी हो सकता है, साथ में लेड एसीटेट भी है और क्विनोलिन भी है। इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। होना कुछ नहीं है, बस ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, एक एक जगह खाली हो जाएगी, एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ। तो ये सिस वाला जो बनेगा, अगर सिस वाला बन रहा है, तो वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन आपने किसके थ्रू किया है, लिंडलार कैटलिस्ट के थ्रू, तो बनता है सिस एल्कीन, है ना, सिस एल्कीन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सेम साइड पे है, तो इसलिए सिस वाला। लेकिन बर्च रिडक्शन में क्या होगा, Na विद अमोनिया, है ना। अच्छा मैं आ रहा हूँ, पहले ये समझाने की बात कर रहा हूँ। पाउडर BaSO4 कोटेड विद एल्कीन, मैंने बता ही दिया, है ना, और पॉइजनड विद क्विनोलिन, तो हाइड्रोजन अटैच होता है एक ही साइड में, सिन साइड, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, सिस एल्कीन। बर्च में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, बर्च रिडक्शन जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, Na in NH3, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, Na in लिक्विड अमोनिया। जब इसके प्रेजेंस में आप यही काम करोगे तो ये भी क्या करेगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेगा। लेकिन अब जो H है वो एक साइड अगर यहाँ अटैच हो रहा है तो एक साइड उधर अटैच होगा, मतलब सिस वाला नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ट्रांस वाला एल्कीन बनेगा। कौन सा वाला बनेगा एल्कीन प्यारे बच्चों, ट्रांस। तो आपको यहाँ पे जहन में क्या बैठाना है कि दो तरीके से हमें पढ़ना है, दो तरीके से हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन पढ़ना है, सिस और ट्रांस। कौन कौन सा, एक एक सेकंड, सिस और ट्रांस। तो बस याद हमें ये रखना है कि देखिए पार्शियल हाइड्रोजनेशन तो हो रहा है किसके साथ, हमें ये पता है, किसके साथ, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ और बर्च रिडक्शन के साथ। बस हमें ये ख्याल रखना है, ये जहन में, देखो रिएक्शन लिखना मैं सिखा चुका हूँ, बड़े आसानी से आपने समझा ना, ट्रिपल से डबल, एक एक जगह खाली लग गया। तो बस अगर दोनों एज एक ही साइड लग रहा है तो सिस, अलग अलग साइड लग रहा है तो ट्रांस। सिस होगा लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ट्रांस किसके प्रेजेंस में होगा, बर्च रिडक्शन। वही Na विद NH3 या लिथियम विद लिक्विड NH3, इन दोनों में से कोई सा भी एजेंट हो आप समझ लेंगे कि बर्च रिडक्शन है, ट्रांस बनेगा, है ना। पैलेडाइज BaSO4 CaCO3 लेड एसीटेट क्विनोलिन ये सब हो तो समझ लीजिएगा वो सिस एल्कीन बनेगा, और वो रिएक्शन कौन सी है, लिंडलार कैटलिस्ट वाली। करेंगे दोनों पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ही, करेंगे दोनों पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ही। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है मामला, पक्का। फिर से समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, कई बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें ये बात याद हो जाए एकदम जहन में अच्छे से। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा, हाँ अब आए सही। पहला आपने क्या पढ़ा,
डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहला आपने क्या पढ़ा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा? डिहाइड्रेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? डिहाइड्रेशन। तीसरा हमने क्या पढ़ा? डीहेलोजिनेशन। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? डीहेलोजिनेशन। चौथा क्या पढ़ा? एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। मतलब ट्रिपल को सिंगल नहीं करना था, ट्रिपल को बस डबल करना था, तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। ठीक, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हुआ, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट था। डिहाइड्रेशन कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट था। डिहेलोजिनेशन जिंक के प्रेजेंस में हुआ, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट था। पार्शियल हाइड्रोजनेशन दो एजेंट्स के प्रेजेंस में हुआ, लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च, दोनों में कार्बन कांस्टेंट था, बस अंतर इतना ही था कि लिंडलार के केस में बना था सिस और बर्च के केस में बना था ट्रांस। क्लियर मामला यहां तक? बढ़ता हूं आगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने कहा ठीक है सर, ये देखिए आपके सामने सिस भी है, ये आपके सामने ट्रांस भी है, हमने एक ही एल्काइन लेके उनमें क्या किया है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया है। ये लिखा नहीं हुआ पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ये लिखा हो तब भी आप समझ जाना कि ओहो पार्शियल ही होना है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है ना। ये लिंडार कैटलिस्ट या बर्च में से कोई सा भी एजेंट हो तो अपने आप समझ लेना है कि होना तो देखो पार्शियल ही है ना। अब बस तुम्हें यही ध्यान रखना है सिस और ट्रांस। दो कई बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं 4 बार चिल्ला रहा हूँ। ठीक ठीक, तो ये भैया हो गया आपका प्रिपरेशन कंप्लीट। अब हम बढ़ रहे हैं सीधे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि जैसे आपने एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में नोटिस किया था कि एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देते थे? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन देते थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया एल्कीन आपके जो है ना, उनकी केमिकल रिएक्शन में खासियत है, वो कौन सी रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन। ये हम लोगों ने एल्केन के जो पहला मेथड था बनाने का, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, वहां भी मैंने बताया था कि वो कौन सी रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन की खासियत कि सर अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड में। मतलब आपका जो एल्कीन है ना सर, जिसमें डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन, वो जब एडिशन रिएक्शन देगा तो वो बना लेगा सिंगल बॉन्ड और 2 वैकेंट जगह हो जाएगी खाली। अब जो भी आप ऐड करना चाह रहे हो उतना तो ऐड कर देना। H2 ऐड कर रहे होंगे तो HH कर देना, क्लोरीन होगा तो ClCl कर देना, ब्रोमीन होगा तो Br कर देना, आयोडीन होगा तो I कर देना, H2 होगा तो एक जगह H एक जगह OH कर देना, HCl होगा तो एक जगह H एक जगह Cl कर देना। आसान है ना, 2 जगह खाली है, जो भी जोड़ रहा है उसको 2 पार्ट में तोड़ के घटाघट लगाते चले जाओ, और क्या। एक बेसिक आइडिया गया दिमाग में? चलो निपटाते हैं। सबसे पहला कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओहो, मतलब निकालो इस वर्ड का। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सर एडिशन रिएक्शन तो हमें पता ही है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, 2 जगह खाली हो जाएगी, ये देखो सर HH लग गया, वो खत्म। कितना आसान रिएक्शन है। लेकिन ये हाइड्रोजनेशन अपने आप तो नहीं हुआ, मैंने बोला ना हाइड्रोजनेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनमें से कुछ भी। इन्होंने देखो क्या यूज किया है? रैने निकल। रैने निकल मतलब ये इम्प्योर है, एलॉय है एल्यूमिनियम और निकल का, है ना, उसको हमने यूज कर लिया रैने निकल और सिंपल प्रोसेस हो गई आपकी। ये कैटलिस्ट का काम क्या है पता है आपको? सरफेस एरिया देना जिससे रिएक्शन तेज हो जाए। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये तीनों ट्रांजिशन मेटल यूज किए गए हैं, साइज में बड़े होते हैं ना, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप ले सकते थे, ये रिएक्शन हो जाती है आराम से। ठीक है, तो एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन। सिंपल हाइड्रोजनेशन, आपको पता है रिएक्शन लिखना आसान है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करो, अपने आप जगह खाली हो गई, लगा दो H खत्म, इतना टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक, क्या हुआ बच्चों? ठीक आई। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, इसमें आप देखो जितने कार्बन का एल्कीन लोगे उतने कार्बन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो एल्कीन बन जाएगा। देखो ना ये एल्कीन था, ये क्या एल्कीन ही तो है, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब तुमने अगर C2H4 लिया होगा, सोच के देखो,
अगर यहाँ C2H4 लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा C2H6। अरे 2 कार्बन का एल्कीन तो 2 कार्बन का एल्कीन। आपने C3H6 लिया होगा तो 3 कार्बन का एल्कीन बन जाएगा C3H8। है ना, सिंपल सी बात है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूँ, सिंपल है, देखो समझो। तो आपको लगा ठीक है हाइड्रोजनेशन तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल सर जैसे प्रोपीन लिया तो क्या बन गया प्रोपीन, है ना। और यही तो सीखा था वहां पे, सबसे पहला मेथड यही तो था, एल्कीन और एल्काइन से हम एल्केन बनाते थे। और वहां पे इसका नाम क्या था, सेबेथियर सेंड्रेंस इक्वेशन। सेबेथियर सेंड्रेंस इक्वेशन या रिएक्शन, वही वाली है जो वहां पढ़ा था, है ना। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्या बोल रहा है। इसके नाम से ही हर बार नाम से रिएक्शन लिखना सीखो। कह रहा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। कह रहा है एल्कीन्स है, उसमें हेलोजिनेशन करना है, हेलोजन ऐड करना है, हेलोजन X2। क्या होगा, अरे सर ये तो आसान लग रहा है, पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, 2 जगह खाली हो जाएगी सर, और X2 लेके आ भी रहे थे तो आप XX लगा देना, कोई टेंशन नहीं, सिंपल है ना। हेलोजिनेशन तो आसान लग रहा है भैया, 2 जगह खाली हुई, XX टेप दिए, खत्म बवाल, है ना। देखिए आपके सामने एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। अब आपसे ये कहना क्या चाह रहा है, देखो एडजेसेंट लगा तो कह तो रहा है, क्लियर है कि ये विसिनली बनेगा, दोनों एक ही में तो लगेंगे नहीं, जेमिनल नहीं बनेगा, विसिनल बनेगा। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, सॉल्वेंट CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CCl4, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और कह रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन होगा। कह रहा है कि जो हेलोजन अटैक कर रहे हैं ना, कह रहा है अटैक ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम अपोजिट साइड, ये ध्यान रखना है, एक उधर एक्स है तो एक इधर है, रिपल्शन ना हो इस वजह से, ठीक। और इसमें डबल बॉन्ड का चक्कर कहाँ है कि आप सिस और ट्रांस बोलने वाले थे, है ना, सिंगल ही बॉन्ड है, बन तो एक ही रहा है, पर दोनों अपोजिट साइड से होंगे, ये ध्यान में रखने की बात है, बस कुछ नहीं, ठीक। अब ये हेलोजन क्या क्या हो सकता है, ये एक्स क्या क्या हो सकता है, मैंने आपसे बोला ना भैया, ये X2 तो Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, बस F2 मत रखना। बार बार कहता हूँ F और F के बॉन्ड को तोड़ना ही मुश्किल है, छोटे हैं ना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं इस वजह से। तो बस कुछ नहीं करना, देखो ना Br था तो एक Br इधर नीचे लग जाएगा, एक Br ऊपर लग जाएगा, नहीं, अपोजिट साइड से अटैक करते हैं, यही समझाना था और कुछ नहीं, टेंशन मतलब। कह रहा है जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, देखो अंतर है यहाँ पे, कलर भी चेंज होगा। कह रहा है इन केस ऑफ ब्रोमीन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर एज इट कंज्यूम्ड बाय द एल्कीन्स। ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन वाटर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है, रेडिश ब्राउन। इसी को हम अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट। हम किससे करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट, इसी ब्रोमीन वाटर से। अगर हम ब्रोमीन वाटर को कंबाइन कर दें एल्कीन में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। तो जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर था, जब वो कंबाइन करेगा एल्कीन से और बन जाएगा एल्कीन, तो वो कलर भी क्या हो जाएगा, डीकलराइज्ड। तो कह रहा है डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन is therefore used to detect the presence of double bond in a given compound। मतलब अनसैचुरेशन टेस्ट में इसका हम यूज करते हैं। अगर हम एल्कीन से कराएंगे तभी इसका कलर डीकलराइज होगा, एल्कीन से कराएंगे तो नहीं होगा। तो ये पहचानने के लिए है कि आपका कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड था कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अनसैचुरेशन टेस्ट भी है, इसको हम अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो प्रोसेस वही है, डबल सिंगल दो दो जगह बन रही, फटफट जुड़ गई, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा, रिएक्शन आसानी से आपके सामने है, देख सकते हैं आप, ठीक। चलिए देखिए एल्केन और एल्कीन को देख लीजिए, ये देखिए एल्केन है, ये क्या है, एल्कीन है। जब आप एल्केन में मिलाओगे ब्रोमीन वाटर तो देखो उसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज नहीं हुआ ब्रोमीन वाटर मिलाने पर, लेकिन जैसे ही आपने एल्कीन में मिला दिया उसका ब्राउन कलर क्या हो गया, डीकलराइज हो गया। ध्यान रखिएगा, देखो इसलिए इस इमेज से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मामला और आपके दिमाग में परफेक्ट फिट हो जाए, क्लियर रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन, देखो हेलोजिनेशन में क्लोरीन क्या था, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन क्या था, ब्रोमिनेशन, आयोडीन करोगे तो आयोडीनेशन। लेकिन जो ब्रोमिनेशन है उसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट या अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से भी उस रिएक्शन को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर का खेल हो जाता है, खेला होगा, खेला हो गए, ठीक है, क्या हो जाता है खेला। अगर एल्केन्स को ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड करो तो उसका जो ब्राउन कलर है वो रहता है, लेकिन एल्कीन के साथ कर दो तो वो क्या हो जाता है, डीकलराइज। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। चलो
अगला देखो, पकड़ो मतलब नाम का मतलब पकड़ लो तो समझ लो समझ गए। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब H, हेलो मतलब X, HX ऐड करने की बात हो रही है, एडिशन ऑफ HX, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। फंडा फिर से वही है, डबल बॉन्ड सी, सर बाकी जो लगे हैं उनको लगे रहने देते हैं, सर आप जैसे ही HX ऐड करोगे क्या खेल हो जाएगा भैया, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, दो जगह खाली हो जाएगी, एक जगह H लगा दो, एक जगह X लगा दो, है ना। हमने कहा कहीं भी सर H कहीं भी X लगा दें, अभी तक तो दोनों एक जैसे थे तो समझ कोई टेंशन नहीं थी, तो मैंने बोला मेरे लाल यहाँ भी टेंशन तब तक नहीं है जब तक आपका एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल। एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल जब तक है तब तक आप कहीं H लगाओ कहीं X लगाओ कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्डेड के अराउंड जो कार्बन है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं X H H तो देखो ना दोनों के पास दो दो H है, ये सिमेट्रिकल है, तब नानी का घर है, तो कहीं भी H लगा दो कहीं भी X लगा दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल हुआ तो, एसिमेट्रिकल हो गया डबल बॉन्डेड अराउंड की जो कार्बन है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो हो जाएगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तब, तो कह रहा है तब जिस कार्बन के पास H पहले से ज्यादा होगा उसी के पास H लेके चले जाना, और फिर जो बच जाएगा वहां X लेके चले जाना। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां X लगेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां H लगेगा। दोनों ही बातें एक रूल को एक्सप्लेन करती हैं। जो मैंने बात बोली ना कि यहां लगेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनिकॉफ। क्या नाम था, मार्कोनिकॉफ, उन्होंने बताया ये है मार्कोनिकॉफ का रूल कि अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन में आप हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हो तो H वहां जाएगा उस कार्बन के पास जाके लगेगा जहां ऑलरेडी H ज्यादा हो, या इसी को दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां जाके लगेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम अटैच्ड हो विद द कार्बन एटम अराउंड डबल बॉन्ड। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। एक लोचा है इसमें कि मैं आगे बताऊंगा कि जब आप HBr ऐड करोगे वो भी किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा फॉलो करता है ना। हम आगे पढ़ेंगे, पहले भी आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि आप इतना कम से कम समझो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन वर्ड का मतलब तो समझ ही गए, सिमेट्रिकल में नानी का घर है, एसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब एग्जांपल से देखो तो और समझो। कह रहा है देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये तो तुम जान ही गए भाई, डबल बॉन्ड था सिंगल हो गया, एक जगह H लग गया एक जगह X लग गया कोई दिक्कत नहीं, जब तक सिमेट्रिकल होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, ये देखिए सिमेट्रिकल ही है, देखिए कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उनके पास एक एक H है, देखो ये H सिमेट्रिकल ही है, तो फिर कहीं H लगा दो कहीं Br लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ना। टू ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, मान लो यहाँ ब्रोमी लगा देते यहाँ H, तब भी तो नंबरिंग इधर से हो जाती, टू ब्रोमो ब्यूटेन, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और HX का जो रिएक्टिविटी है वो हर बार की तरह HI HBr HCl, अब तो ये आप जान ही गए होंगे, हर बार आपको देखने को मिलता है। लेकिन कह रहा है सॉरी सॉरी कह रहा है लेकिन अगर एसिमेट्रिकल एल्केन हुआ तब, है ना। कह रहा हाउ वी डिसाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, तो यार मार्कोनिकॉफ रूल इंट्रोड्यूस हो गया एसिमेट्रिकल के केस में। मार्कोनिकॉफ रूल सिमेट्रिकल के केस में नहीं है, एसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में भाई का रूल लगाना है। ठीक, मार्कोनिकॉफ उन्होंने कहा कि अगर आपका वो एल्कीन एसिमेट्रिकल, देख लीजिए पढ़िए इसको ध्यान से, व्हेन asymmetrical या unsymmetrical alkenes react with reagent then negative part of the reagent get added to the carbon atom containing less number of hydrogen। नेगेटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाके लगेगा, जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन हो, तो इसका उल्टा वही बात हुआ कि हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड, है ना। अब देख लीजिए आप समझ जाएंगे खुद ही। हमने उठाया क्या, प्रोपीन, हमने क्या उठाया प्रोपीन, हमने चेक किया स्ट्रक्चर, ये प्रोपीन का था, डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है इसके पास एक H है और इसके पास दो, ये क्या है अनसिमेट्रिकल है। तो जब आप HBr ऐड करोगे तो
कौन सा प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा है? तो H वहां जाएगा जहां H ऑलरेडी ज्यादा है, देखो H यहाँ आके लगेगा और Br यहाँ आके लगेगा। देखो दूसरे नंबर पे Br लग जाएगा और इस वाले पे H, मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन, देखो लिखा ना ये मेजर अमाउंट। अब कुछ अमाउंट उल्टा उल्टा भी बनेगा लेकिन वो बहुत कम होगा, माइनर परसेंटेज में होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इस रिएक्शन का वो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, एक सेकंड। ठीक, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप मेजर वाला ही बताना, माइनर वाला मत बताना। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो उन्होंने बोला वही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है यही सेम रिएक्शन हो रही होती प्यारे बच्चों, HBr ही ऐड हो रहा होता और बस इतना ही चेंज हो जाता कि एरो के ऊपर लिख जाता पर ऑक्साइड। मतलब जब आप एडिशन ऑफ HBr करो वो भी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब उल्टा हो जाता है गेम, तब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाता है, ये वाला बन जाता है HBr। हर सबके केस में नहीं, सिर्फ HBr के केस में, वो भी पर ऑक्साइड जब लिखा हो तब, नहीं तो मार्कोनिकॉफ ही रूल फॉलो करेगा। लेकिन अगर HBr ऐड कर रहे हैं एसिमेट्रिकल में, वो भी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो वो उल्टा हो जाता है, मतलब मार्कोनिकॉफ नहीं होता, तब वो फॉलो करने लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या फॉलो करने लगता है प्यारे बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने लगता है, और फिर H वहां जाके लग जाता है जहां H कम है ना, तो यहां जाके लग गया, तब ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या खरास इफेक्ट, खरास साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ढूंढा था, इसलिए इसको खरास इफेक्ट भी हम बोलते हैं। अपने जहन में बैठा लो यार बच्चों, सिंपल। ये हाइड्रो हेलोजिनेशन सिमेट्रिकल में ऐड होगा तब तो समस्या ही नहीं है, कहीं H लगाओ कहीं H लगाओ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में होगा तब दो रूल आते हैं, आप कोई सा भी HX ऐड करो, HCl HBr HI, है ना, तो मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, H वहां जाएगा जहां H, जिस कार्बन के पास H ज्यादा है, या आप कह सकते हो ब्रोमीन वहां जाएगा, मतलब हेलोजन वहां जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, एक ही बात है। लेकिन जब आप HBr ऐड कर रहे हो लेकिन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब वो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं मानेगा, तब वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मानने लगेगा, बस उसी का उल्टा। तब H वहां जाके लग जाएगा जहां H कम होगा और उसके दूसरे वाले जगह पे ब्रोमीन जाके लग जाएगा। यही है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? खरास इफेक्ट। ठीक, एक बार एग्जांपल से भी देख लो, मामला क्लियर करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने क्या बोला आपसे, कंडीशन इन एडिशन ऑफ HBr, किसका एडिशन, HBr का, इसके प्रेजेंस में देखो पर ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड हो तो अपोजिट होने लगता है मार्कोनिकॉफ का उल्टा, उसी को हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, और ये देखो खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। सबके लिए नहीं है, सिर्फ HBr, वो भी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में तब, और कंडीशन तो जानते हो ये अनसिमेट्रिकल होगा, तभी ये खेल ही चल रहा है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का। ये एग्जांपल आपके सामने है, देख लीजिए। ये रिएक्शन थी, HBr ऐड किया गया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देखो ना H2O2, है ना। तो अभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक जगह यहाँ खाली होगी एक जगह यहाँ, लेकिन इस कार्बन में यहाँ H ज्यादा है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो H यहाँ जाके लगता, और Br इस कार्बन से, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो Br यहाँ लग गया और H यहाँ लग गया। ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हुआ तो इससे जुड़ गया H और इससे जुड़ गया Br। और आपसे पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, जो एडिशन हो रहा है, वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, याद रखिएगा ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल एडिशन, वो तो एडिशन ही रहा है भाई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का टाइप है ये एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है वो किसका टाइप है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का टाइप है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो जवाब होगा फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक, चलो, आपको लगा होगा सर ये तो सुना सुना कुछ लग रहा है। एल्केन का जब हेलोजनेशन किया था ना, तो वो भी आपने पढ़ा था, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, 3 स्टेप में होता था, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। वैसे फ्री रेडिकल एडिशन भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, नाम नहीं इसके रखे गए हैं लेकिन होता 3 स्टेप में, ये भी कंप्लीट है।
पहले यहाँ पे फ्री बनता है, फिर अपने कंपाउंड्स बनते हैं, इंटरमीडिएट जो बनने वाले थे वो बनता है, और लास्ट में फिर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब ये भी 3 स्टेप में ही होता है ना। ये आपको नहीं पढ़ना है इसकी मैकेनिज्म, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या क्या पढ़ा आपने केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में आपने मेन पॉइंट क्या पढ़ा कि सर ये देता है एडिशन, क्या देता है? ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं सर। और एडिशन रिएक्शन में हमने क्या क्या एग्जांपल पढ़ा? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन और हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन और हाइड्रोहेलोजनेशन। और यहीं पे हमने सिमेट्रिकल के लिए अलग कहानी पढ़ी, एसिमेट्रिकल के लिए अलग कहानी पढ़ी। एसिमेट्रिकल में भी 2 कहानी पढ़ ली, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, खत्म नहीं हुई कहानी, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो H2O ऐड करोगे, हाइड्रेशन, HNO3 ऐड करोगे, नाइट्रेशन, H2SO4 ऐड करोगे, सल्फोनेशन, है ना। अभी तो आएगी कहानी सबर। फिर ऑक्सीडेशन, एक बार मैं चेक करूंगा आपके सिलेबस में, ऑक्सीडेशन, फिर ओजोनोलिसिस, ये सब एक बार देखूंगा मैं, है कि नहीं। ठीक, निपटाया जाए बढ़िया एकदम धमाकेदार। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक बा, उम्मीद करता हूँ टाइम हो गया होगा। हाँ ठीक है, टाइम भी हो गया है। ठीक, पक्का। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप यहाँ रिवाइज कर लेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए नोट्स बना लेंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना नहीं पड़े, आप प्रॉपर बात समझ जाएं। बस प्लीज थोड़ी ईमानदारी से मेरे साथ आराम से, देखिए मेहनत से कभी नहीं पढ़ना, खुशी और आनंद के साथ पढ़ना है। मन इसी को मन लगा के, मेहनत से नहीं यार, मेहनत से तुम खुशी से पढ़िए, खुशी करेंगे, खुशी से आनंद के साथ पढ़ेंगे तो मेहनत लगेगा ही नहीं, और उसका जो आउटकम होगा वो ज्यादा। प्यारे बच्चों, आपको आपकी केमिस्ट्री टीचर की तरफ से जय श्री राधे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ठीक, तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। मस्त रहिए आप लोग, अपना ख्याल रखिए।